हाँ बच्चों नमस्कार। आज जो हम करने वाले हैं पेपर आने वाला है, तो पेपर के लिए हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। और उन बच्चों के लिए जो एकदम डर रहे हैं, लग रहा है कि एकदम नहीं पढ़े हैं, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं सही से, तो वो अगर ये भी क्वेश्चंस कर लेंगे तो पास तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो देखिए, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, जिसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, हिंदी में देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। इनके गुण अलग अलग होते हैं, उनके गुण बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे इनके क्या पहचान है भाई। साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है। चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन हो जाता है, रंग बदल जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलता है, खास करके इसमें H2 गैस निकलता है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेशन, अवक्षेप का निर्माण होता है। प्रीसिपिटेशन रिएक्शन भी हमें पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन होता है। तो ये है क्वेश्चन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। ठीक है, याद कर लेना है। अगला देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैं बार बार यही कह रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सॉरी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, जुड़ जाना, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी हो जाना, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। रिडक्शन, रिडक्शन देखिए क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना, हट जाना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो जाना, उसे हम कहते हैं हिंदी में अपचयन। हिंदी में देख लीजिए बच्चों, ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। उसे हम अपचयन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो देखिए क्या क्या होता है। ये जो कॉपर है ये अलग हो गया और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया। तो पूछेगा आपसे कि बताओ CeO का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, क्योंकि CeO में से ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, माइनस हो गया, निकल गया, तो इसका अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। और H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आपसे पूछ देगा ऐसे करके कि बताइए, इक्वेशन दे देगा और इसमें पूछेगा कि रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, हाँ, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, हिंदी में देख लीजिए, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स होता है प्रकाश, सिंथेसिस मतलब संश्लेषण। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल के उपस्थिति में। ठीक है जी,
इक्वेशन इसका देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोलेकुल, जल का 6 मोलेकुल, और ये आपका बन गया क्या, ग्लूकोज C6H12O6, ये है 6O2, और जल भी बाहर निकलता है। इंपॉर्टेंस है कि जो प्रोड्यूसेस होते हैं ऑक्सीजन निकलता है। हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लांट के लिए वेस्ट मटेरियल है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस ऑक्सीजन, बेसिस ऑफ फूड चेन, जो भी फूड चेन है उसका ये बेस होता है। अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो किसी भी जीव को भोजन नहीं मिलेगा। ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में, इसके बारे में पढ़ना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए बच्चों, द ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है दैट पंप्स ब्लड, ब्लड को पंप करना थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। मानव हृदय एक पेशीय अंग है, हिंदी में देख लीजिए, जो पूरे शरीर में रक्त पंप करता है, पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाने का काम करता है। 4 चैम्बर्स होते हैं इसके अंदर, राइट एट्रियम, दायां आलिंद, इसको दायां आलिंद कहते हैं, राइट वेंट्रिकल, इसको दायां निलय कहते हैं, उसी तरह से लेफ्ट आट्रियम, बायां आलिंद कहते हैं, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बायां निलय कहते हैं, निलय कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, तो देख लिया हमने 4 चैम्बर होते हैं। इसका सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीकृत रक्त को पूरे शरीर में भेजने का काम करता है। रिमूव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कार्बन वाला ब्लड है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। मेंटेन डबल सर्कुलेशन, और हमारे शरीर में डबल सर्कुलेशन को भी मेंटेन करता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नियम क्या है। तो देखिए 2 नियम है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। पहला नियम यह है, हिंदी में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, ये तीनों नॉर्मल है, वो तीनों ही एक ही तल में होते हैं। ये आपके 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको याद रखना है, ठीक है। देखिए 6, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है बच्चों, लेंस की शक्ति क्या होती है, P बराबर 1/f, यानी कि जो पावर ऑफ लेंस है क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि पावर ऑफ जो लेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ किसका है, एफ का, यानी कि फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ, ठीक है। जो पावर होता है बच्चों, वो पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, पावर को हम डायोप्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें माइनस और प्लस डायोप्टर होता है। माइनस किसको डिनोट करता है, कौन सा लेंस को, कॉनकेव लेंस को, ठीक है। और जो प्लस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस को डिनोट करता है। इफ फोकल लेंथ इज स्मॉल, अगर फोकल लेंथ कम होगा पावर ज्यादा होगा, याद रखिएगा, ये जरूर पूछता है कि अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर फोकल लेंथ ज्यादा, ऐसे देख लीजिए 1/, मान लो 10 है, कितना होगा 0.1 डायोप्टर, लेकिन 1/100 है तो ज्यादा है, तो ये हो गया 0.01, तो ये कम हो गया। तो इस तरीके से समझिए। 7th क्वेश्चन देखिए, ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या है, ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। कहता है कि ओम ने कहा कि जो ओम्स लॉ स्टेट दैट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हो, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, यानी कि अगर तापमान नियत हो, तो जो करंट होता है फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसका जो ग्राफ है तो हम जानते हैं सीधा बनता है ग्राफ, ठीक है। और
इसका जैसे मान लो ये करंट है, ये V है, वोल्ट है ना, ये करंट है, तो ये अगर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट भी बढ़ेगा, है ना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है तो करंट, यानी कि जो V है वो I के प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे कह रहा है कि जो I है वो प्रोपोर्शनल है V का, है ना, तो I बराबर क्या हो जाएगा बताइए, I बराबर हो जाएगा या V बराबर क्या हो जाएगा, I R, है ना, तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन I। ये जो R है ये क्या है, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस जिसको प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट ओम होता है, ओम। कभी कभी पूछ देता है कि 1 ओम बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए V बराबर दिया हुआ IR, 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, इसको 1 ओम कहते हैं, ठीक है। ग्राफ बिटवीन V एंड I स्ट्रेट लाइन, ये कह रहा है कि दोनों का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन में बनता है, ठीक है। तो ये आपको ओम्स लॉ जरूर याद करने हैं। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर किसे कहते हैं, डूइंग वर्क, यानी काम करने की जो रेट होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी काम करने की जो दर होता है, डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को, कार्य करने की जो दर है उसको कहते हैं बच्चों P बराबर क्या होता है, V इंटू आई, यानी कि पावर, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, वॉट। ये भी आ सकता है, 1000 वॉट बराबर होता है 1 किलो वॉट, ठीक है। और 1 किलो वॉट, एच को एक यूनिट कहते हैं, इसमें क्या होता है, तो 1 किलो तो 1000 हो गया, है ना 1 किलो वाट। और एच में कितना होता है, ये हो जाता है 1 घंटे में कितना मिनट, सेकेंड, 60 इंटू 60 तो 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको जब आप लिखेंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर कितना 1 5, और ये जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा जूल, जूल, ये लीजिए, तो ये हो जाएगा जूल। तो इतना, एक यूनिट में इतना जूल्स होते हैं, ये भी याद रखिएगा। नाइन है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस तरीके से हम दिखाते हैं, सारे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। जैसे थंब, अंगूठा किसको दिखाता है, फोर्स को, फोर्स मतलब बल। फोर फिंगर जो दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड को, जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र को। और मिडल फिंगर करंट को दिखाता है, करंट मीन्स धारा को दिखाता है, ठीक है। और यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर में इसका यूज किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखने, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है जी। 10 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास क्या है, ये आपको ज्योग्राफी में भी मिलता है और ये आपको साइंस में भी, दोनों में ही। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि प्रेजेंट का जो नीड्स है वो तो पूरा हो ही, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी कि जो फ्यूचर जनरेशन में आने वाले लोग हैं उनको भी वो चीजें प्राप्त हो जो हम ले रहे हैं, उसको कहते हैं, हाँ जो प्रेजेंट में हम ले रहे हैं उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी नुकसान न पहुंचाए, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। की फीचर्स क्या है इसके, जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग हो, कैसा हो, संतुलित, बैलेंस हो। दूसरा, यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ज्यादातर हम नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करें ज्यादा से ज्यादा, तो हम क्या कर सकते हैं, सतत विकास के अंदर आ सकते हैं। कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण पे नियंत्रण रखना,
कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण करना, ठीक है। और एग्जाम्पल हो गया जैसे सोलर एनर्जी का यूज करें, रेन वाटर का यूज करें, हार्वेस्टिंग का रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करें। इससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। सोलर एनर्जी से हमारा कोयला बचेगा, पेट्रोलियम बचेगा। एनुअल वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हमारा जो वाटर है, जमीन का जो लेयर है, जल का लेयर है, वो ऊपर रहेगा। ठीक है, और हम आगे करेंगे और आगे देखते हैं।